इस कहानी की शुरुआत होती है इतामी योजी नाम के 33 साल के नौजवान से, जो हमेशा एक ही बात करता है। अगर कोई मेरी हॉबी और जॉब में एक चुनने को कहेगा तो मैं हमेशा अपनी हॉबी को चुनूंगा। फिर हम देखते हैं एक सुहावना मौसम, मार्केट में हर तरफ चहल पहल होती है। इतामी भी ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। वो सपना देखता है कि उसके सामने कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, जिन्हें मारने के लिए वो एक हीरोइक एंट्री लेता है। तो उसका शरीर अकड़ गया तो पैसे की कमी से उसका गेम ओवर हो जाता है। कुछ देर बाद मार्केट में एक छोटी लड़की के सामने गेट आ जाता है। तभी शहर में घोषणा होती है कि जल्दी अचानक भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए इंडोर्स में ही रहें। बेचारा इतामी खंबे से टकराए सबके सामने गिर पड़ा। उसे देखकर एक लड़का सामने आकर उसका हालचाल लेता है। मॉल के बाहर सबने देखा कि उनके शहर में कई सारे ड्रैगन्स आ चुके हैं और साथ ही एक बड़ी सी सेना भी उन पर हमला करने को तैयार हो जाती है। पूरी सेना के पास बार बार के हथियार होते हैं। उन्होंने पल भर में इस शहर में तबाही मचानी शुरू कर दी, जिसमें जब इतामी ये सब होता अपनी आंखों से देखता तो तेजी से दौड़ने लगता है और नजारा देखकर कहता है, अगर ये सब जल्दी नहीं रुका तो मेरी दौजिन की सेल खत्म हो जाएगी। उसने वहाँ एक लड़की की मदद भी करी और एक सोल्जर को जान से मार डाला। पुलिस वाला भी उसे इस तरह देखकर हैरान था। वो पुलिस वालों से मदद मांगता है। कुछ ही देर में खून की नदियां बहने लगेंगी और दूसरी दुनिया के लोगों को तबाही मचाते देख उसका ये कहना बिल्कुल सही था। पुलिस वाले भी कोई मदद नहीं बुला पा रहे थे, इसलिए गेट ओपन किया जाता है और सभी इंसानों को सुरक्षित उसके पीछे आने को कहा जाता है। अब जल्दी मदद भी आ जाएगी। सेना का कैप्टन बोला कि इन लोगों ने भी पत्थरों से बड़े और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लिए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमने यहाँ आकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। मदद के लिए 5 हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुके थे, जो ड्रैगन पर गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मॉन्स्टर्स और नाइट्स पर हर तरफ से हमला होने लगता है। लोगों को परेशान देखकर इतामी उनके बीच खड़ी बच्ची से कहता है, लगता है तुम बिछड़ गई हो, चलो तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढते हैं। तभी हम कुछ दिन आगे चलते हैं, जहाँ पर घोषणा हो रही है कि एक आदमी ने कई सारे लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दिया और उस हीरो और गिंजा ने दुश्मन को धूल चटाने में मदद करके जापान को नाम रोशन किया। और वो है इतामी यूजी, जो इतना सब कुछ मिलने के बाद भी सेल कैंसिल होने के कारण परेशान है। टीवी पर भी सेकंड लेफ्टिनेंट के चर्चे हैं। सुबह जॉगिंग के वक्त उसका एक साथी कुराता उसके साथ रनिंग करते आता है। कुराता को लगता है कि इतामी फेम पाकर कभी खुश है, लेकिन वो अभी तक दाउजेंस की सेल्स को लेकर ही परेशान है। उसने कुराता से कहा दिया कि मुझे अपनी जॉब से भी ज्यादा प्यारी अपनी हॉबी है और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। इसी बीच कुराता चुपके से बोला कि क्या तुम जानते हो, मैं भी उस दिन एग्जीबिशन में था। ये सुनते इतामी से उसे गले लगा लिया। एक और साथियों ने ये हरकतें करते नोटिस करने लगा। थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर होजाओ सिंगोनी को भाषण देते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि हमें गेट्स के इस राज को पता करना ही होगा, कहीं जापान एक और ऐसे गेट को शिकार तो ना हो जाए। इन्वेस्टिगेशन के लिए होजाओ गेंजा में हुए एक्सीडेंट वाले सोल्जर्स को गेट के उस पार भेजना चाहता है। इतामी सोचने लगा, पता नहीं मुझे विंटर इवेंट के टाइम पर मिलेगा या नहीं। यहाँ तक कि आसपास के देश भी जापान मदद भेजने को तैयार हैं, ताकि गेट्स का राज जल्दी पता लगाकर तबाही को रोका जा सके। 3 महीने बाद फोर्स को रेडी करके तैनात कर दिया जाता है, जिन्हें संभालने की जिम्मेदारी कमांडर हजामा की होगी। हजामा ने कहा, पहले भी कई सारे फोर्सेस गेट के अंदर आ चुकी हैं, पर उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। इसी बीच इतामी एक बच्ची को अपनी माँ के लिए रोते हुए देखता है। कुछ ही देर में गेट को ओपन करके टैंक्स और हथियार से तैनात सेना आगे बढ़ती है और एक एक करके वो सभी अंदर की ओर प्रवेश करने लगे, जहां बिल्कुल अंधेरा था। कमांडर को हर एक सोल्जर की जान की चिंता है। इस अंधेरे में कुराता भी इतामी से लड़कियों को बातें करता है। गेट के उस पार एक तेज रोशनी के साथ वो सब दूसरी दुनिया में एंटर करते हैं, जहां गुरु ने दुश्मन सेना की नजर लाइट्स आती हैं। जिसके बाद हम चलते हैं इंपीरियल कैसल की ओर, जहां पर मार्क्स महाराजा मोल्टो को शहीद हुए लोगों के बारे में जानकारी दे रहा है। उनके राज्य की हालत देखकर तो लगता है कि कहीं लोग देशद्रोह ना शुरू कर दे। हालांकि मुसीबत के टाइम पर सेनेट हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है, मगर कोई भी लड़ाई बिना नुकसान के बिना तो नहीं जीती जा सकती। इसलिए मोल्टो चाहता है कि उन्हें पड़ोसी देशों से युद्ध में मदद लेनी होगी, अगर सच में अपने कंटिनेंट की रक्षा करनी है तो। वैसे भी धरती वासियों ने गेट के अंदर आकर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। एक बुढ़ा आदमी आगे आता है और कहता है, मुझे इतने सालों में राज्य पर इतना बड़ा संकट कभी नहीं दिखा। इसी बीच सबका जोश बढ़ जाता है और सब मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। मोल्टो ने भी कह दिया कि लड़ाई में तो हम सबको उतारना होगा, चाहे पड़ोसी देश मदद करे या ना करे। अब गोडू रीनो ग्वाबन को आर्नस हिल की ओर ले चलने का वक्त आ चुका है। मार्कस जानता है कि एक खून की होली से कम नहीं होगा। दूसरी ओर एक दुरान नाम का कमांडर को खबर मिलती है कि हिल से सेना नीचे की ओर बढ़ रही है, तो सीधे जाकर एक खबर बाकी कमांडर्स को भी दे देता है। हर कोई अपनी सेना के साथ जाकर दुश्मन का सामना करने को रेडी था।
कल सुबह तक भी इंतजार करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। हालांकि दुश्मन की सेना में 10,000 सैनिक भी नहीं और दुरान के पास 3 लाख की सेना है, इसलिए वो आगे बढ़कर बाकी के क्लैंस को छुट्टी देना चाहते हैं। सुबह के सूरज के साथ ही अलुगुना और मुडवान आगे बढ़ती हैं, पर इस वक्त उन्हें साथ भी कोई इंपीरियल सैनिक नहीं होता। जैसे वो सीमा पार करने वाले होते हैं, तेज धमाके और मिसाइल से उनकी सेना को तबाह कर डालते हैं। जब दुरान ने ये मंजर देखा तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो हमलों में 1 लाख की सेना बिट पाती है। अब इंपीरियल आर्मी के पास सिर्फ 1 लाख सैनिक हैं और वापस लौटने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। दुरान को लगा कि रात में चालाकी से दुश्मन पर दोबारा हमला बोला जा सकता है। उसने ठीक वैसे ही करते हुए अपनी सेना आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन हमला का सिलसिला रात में भी जारी था। दुरान फिर भी अपनी पूरी शक्ति से साथ आगे बढ़ते हुए दुश्मन की सीमा को लगभग जाता है। लगातार होती फायरिंग से दुरान के साथी उसे बचा लेते हैं, पर वो अकेले ही अपना धनुष लेकर आगे बढ़ता है और एक तीर चलाने के बाद राक्षसों की तरह हंसने लगता है। लेकिन ये उसकी आखिरी हंसी थी। एक मिसाइल ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। अगले दिन खबर मिलते कि 1 लाख से ऊपर सैनिक शहीद हो चुके हैं, मगर ये मोल्टो की साजिश थी ताकि बाकी पड़ोसी राज्य आगे से उनकी परेशानी का कारण ना बन पाए। अब वो उनके बचे हुए लोगों को मारने के लिए खाना पानी जहरीला कर देगा और टैक्स बढ़ा देगा। पर मोल्टो को ये सब सुनकर उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और कल हुई हार के बारे में पूछती है। इस वक्त आर्नस आर्मी के भी सैनिक दुश्मन की धरती तक नहीं पहुँच पाया। अब आर्नस की पहाड़ियों पर दुश्मन का राज है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। गेट वाली खबर अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। उन्हें जापान की रणनीति कुछ कुछ समझ नहीं आई। आखिर बेवकूफों की तरह गेट के उस पार चिपक कर बैठना कोई अच्छा आइडिया तो नहीं है। प्रेसिडेंट को लगा कि ये सही मौका है, हमें भी अपनी आर्मी मदद के लिए भेज देनी चाहिए, नहीं तो बाकी के देश हमें कमजोर समझेंगे। वहीं जापानीज आर्मी इतामी को जांच के लिए भेजना चाहती है ताकि यहाँ के लोगों के कल्चर, आम बोलचाल और सोच को परखा जा सके। उन्होंने कहा कि जितना हो सके उतना प्यार से बात करना। इतामी को उन्होंने स्पेशल लेवल 3 ट्रैकॉन टीम भी दी है। इतामी अपनी टीम के साथ कोडा गांव के निकल पड़ता है। जाहिर है कि वहाँ के लोगों के लिए वो सब काफी नहीं है। इतामी के साथी ने भी जब उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा तो इतामी ने एनिमे गर्ल का नाम ले दिया और कहा, खबरदार अगर इस बारे में तुमने किसी और को कहा तो। शाम होते होते वो सब थोड़ा रास्ता भटकने लगे, क्योंकि बिना सैटेलाइट्स के कोई जीपीएस काम नहीं करने वाला। नदी किनारे चलते हुए क्या पता उन्हें कोई नया गांव मिल जाए, पर इतामी कहता है कि हम में से कोई भी जंगलों में रात नहीं बिताना चाहेगा, इसलिए रात होने से पहले कोई जगह ढूंढनी होगी। तभी उनकी नजर पड़ती है जलते हुए जंगल की और ऐसा लगता है कि जैसे किसी मॉन्स्टर ने किया है। ड्रैगन के का खुरबाशिया बोली, इतामी शर्मा हमें क्या करना चाहिए, पर इतामी को खुद डरा हुआ है। वैसे कोई भी ड्रैगन बिना मतलब फॉरेस्ट को क्यों जलाएगा। वो तो सही टाइम पर बारिश ने जंगल की आग को शांत कर दिया। उस जंगल में कुछ इंसानी लाश और कुछ बिल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर्स भी हैं। इतामी ने जब पानी पीने के लिए एक वॉल में बाल्टी डाली तो उसकी नजर एक एल्फ पर पड़ी जो अंदर बेहोश पड़ी हुई है। इतामी खुद जाकर उस एल्फ को बाहर निकालता और उसका इलाज शुरू किया जाता है। कुरातो को लगा कि इस गांव में ऐसी और भी सुंदर एल्फ्स होंगी। जैसे ही इतामी को उस एल्फ को ठीक होने की खबर मिली, उसने कहा कि हम इस बेसहारा यहाँ इस नहीं छोड़ सकते, इसलिए एल्फ को अपने साथ ले लो। डॉक्टर मारी को इतामी का ये फैसला काफी पसंद आया। थोड़ी देर बाद सब कोडा गाँव लौट आते हैं और ड्रैगन और एल्फ की सारी जानकारी गाँव के चीफ को देते हैं। ड्रैगन के बारे में सुनते ही गाँव वालों ने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया। वो सब काफी डर चुके थे। सब अपना सामान लेकर गांव के बाहर चले देते हैं। इसी बीच हम एक छोटी हाइट के जादूगर को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट लिली को रोते हुए बुक्स मांग रहा होता है, क्योंकि काटो ड्रैगन के डर से सारी बुक्स यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। जब काटो ने इली की बहन को उससे ज्यादा सुंदर बताया तो इली नाराज होकर उस पर अपना मैजिक यूज करती है। इली हर छोटे काम के लिए मैजिक का यूज करके उसे सिंपल बना देती है। उन्हें खबर मिलती है कि एक राट का एक्सेल वजन के कारण टूट चुका है। इली ये देखने के लिए दौड़कर आगे बढ़ती है जहाँ घोड़े के साथ एक छोटी बच्ची भी जख्मी थी। इली ने जब मारी को देखा तो वो हैरान रह गई। वो उसकी आंखों के सामने इतामी के साथियों ने उसे जिद्दी घोड़े को मार डाला। कोडा के खाली होने की खबर कुछ बदमाशों के तो पहुंच चुकी है। वो हमला करते लूट मचाने की फिराक में है, पर जैसे ही गुंडों को लीडर लॉफ को मारने की बात की, किसी ने तलवार से उसे पीछे से काट डाला और ये थी डार्क लॉर्ड लॉरी मरकरी। उसे देखते ही सभी बदमाश यहाँ वहाँ भागने लगे। रोरी उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ती। कोडा के वासियों को तो ये भी नहीं पता था कि गाँव छोड़ने के बाद उन्हें कहाँ जाकर बसना है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें पता लगा कि एक और राट के एक्सल टूट चुका है।
रास्ता इतना खराब है कि साथ आगे बढ़ना मुश्किल है। गांव वालों ने साथ आने से इनकार कर दिया। इतामी अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ इंतजाम के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उनकी नजर पड़ती है कि सामने से आ रही रॉरी मरकरी पर। देखने में तो वो एक बच्ची लग, सभी गांव वाले भी तेजी से उसकी ओर आकर मिलते हैं। एक बच्चे ने इतामी को देखकर बताया कि इन्हीं लोगों ने हमारी मदद करी है। रॉरी भी टैंक की एक और राइड लेना चाहती है, इसलिए वो इतामी की गोद में ही बैठ जाती है और गाड़ी चलाते टाइम भी छेड़खानी करती रहती है। अब वो सब काफी आगे निकल आए हैं और जापान के मुकाबले यहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा है। अचानक इतामी ने देखा कि बड़े बड़े ड्रैगन्स को अपनी ओर आते हुए और वो ड्रैगन्स गांव वालों पर अटैक कर देते हैं। इतने खतरनाक ड्रैगन के मुकाबले करना तो आर्मी की बस की बात नहीं थी। उसी बीच एलपी खड़ी होती है और आंख की ओर इशारा करते हुए कुछ कहती है। लगता है ड्रैगन की आंख उसका सबसे कमजोर पार्ट है। मिसाइल मिस होने के कारण रॉरी ने अपना जलवा दिखाते हुए निशाना ड्रैगन की ओर मोड़कर उसे घायल कर डाला। इतामी को उम्मीद है कि सब शांत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कई गांव वालों को खो दिया। इतामी की नजर वहां खड़ी छोटी बच्ची पर पड़ती है। चीफ ने इतामी और उसकी फोर्स का शुक्रिया किया और अपने लोगों को लेकर वहां से आगे की ओर चल दिया, लेकिन अपने कुछ नमूनों के उसने आर्मी के साथ ही छोड़ दिया। अब इतामी ने सबको लेकर आर्नेस की पहाड़ी की ओर बढ़ने वाला है, जिसके बाद चूंकि ल्यूनार उसके फादर को देखता है और जो ड्रैगन से बचाने के लिए गांव से बाहर की ओर निकल रहे होते हैं, लेकिन चूकी के डैड उसे कुएं में फेंक देते हैं, शायद इसलिए आज भी जिंदा है। चूका उठकर चारों ओर सबको देखने लगती है। शाम के वक्त एक शहर के कुछ लोग ड्रैगन्स और कोड़ा शहर के बारे में बात करते दिखाई देते हैं। एक वेट्रेस ने आकर कहा, उस फायर ड्रैगन को मैं अपनी आंखों से देखा है। ये ही उन लोगों ने उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए। वो स्पेशल मिलिट्री और ड्रैगन के बीच हुई जंग के बीच हुई झड़प के बारे में बता देती है। इतामी गाँव के हर नए साथी को अपने साथ बेस में लेकर आ गया। अब ये उसने ठीक किया या गलत, ये तो उसके बॉस से ही जाने। जब ये बात ऊपर के ऑफिसर्स तक पहुंची तब उन्होंने फैसला किया कि उनको यहीं रोककर कहीं और जानकारी इकट्ठा करे। रिफ्यूजीज की देखभाल की जिम्मेदारी खुद इतामी को दी जाती है। इतामी को अपने साथियों का इंतजाम करता देख यानागिडो से रोकता है और अपने साथ आने को कहता है। उसने उनसे कहा कि तुम्हें ड्रैगन्स को खत्म करने के बाद जबरदस्ती सभी रिफ्यूजीज यहाँ लाना पड़ा ना। पर इतामी कहता है कि मैं तो सिर्फ उन सबको इसलिए ले आया ताकि हमें भी आगे कोई मुसीबत ना आए। यानागिडा इतामी को यहाँ के जमीन और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का एडवांटेज बताता है, जिससे असल दुनिया की इकोनॉमी को कई गुना मदद मिलेगी। इस जैसी दुनिया के गेट खुलते ही अपने जापान में, जहाँ की सरकार को सिर्फ अपनी फायदा दिखता है। हो सकता है स्पेशल रीजन पूरी दुनिया को हमारे खिलाफ कर दे। असल दुनिया में जीत उसी की होती है जिसके पास हथियार ज्यादा होते हैं, और स्पेशल रीजन हमारे लिए किसी एसेट से कम नहीं है। इतामी ने यहाँ से लोगों को काफी अच्छी जान पहचान बना ली है और अब उसी के पास यहाँ की सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। अगले कुछ दिनों में ज्यादातर जिम्मेदारी इतामी पर होगी, इसलिए उसे हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। वहीं दूसरी ओर सबके रहने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ के लोगों के लिए सब मशीन्स के होना काफी नया और अजीब है। चूका ने कहा, अगर मेरे पिता जिंदा होते तो ये सब देखकर काफी खुश होते। खाने की तैयारी भी जोरों पर है। लिली और बाकी सबने इतना टेस्टी खाना पहली बार देखा है। काटो को खाती पागल हो गया। लिली बाकी इंसानों की तरह पहले प्रे करती है और शीन शिफ्ट होता है कोरियन प्रेसिडेंट डोंग की ओर। उसे लगा कि गेट जापान की जगह और कहीं क्यों ना पैदा हुआ। जापान के प्रेसिडेंट से हर कोई जवाब मांगने लगा कि आखिर मरे हुए लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक मिलिट्री कोई नई खबर लेकर लौटेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और इतामी अपने पूल में रेस्ट करता है। लड़कियां भी बात लेने के लिए रेडी थी, पर लिली को तो मशीन में ज्यादा इंटरेस्ट है। सभी इंडोर बैठकर काफी हैरान है, आखिर ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। पर रोरी ने हर लग्जरी को मजा लिया हुआ है। उसके टेम्पल में ऐसा कोई हॉट बाथ था। इतामी ने लिली से कहा था कि हम इंडोर बाथ्स को यूज कर चुके हैं। चूका इतामी के नाम सुनकर थोड़ा शर्माने लगी। वो अभी तक अपनी जान बचाने के लिए इतामी और उसकी स्क्वाड का शुक्रिया नहीं कर पाई है। लिली ने यहाँ की मिलिट्री की भाषा सीखना शुरू कर दिया और वो लोग किसी जापान नाम की जगह से आए हैं, जहाँ और भी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स और एक दूसरा दुनिया जिसे यहाँ के लोग अभी तक परिचित नहीं। हमें पता लगता है उसी के दौरान अभी जिंदा है। राजकुमारी उसे जानकारी लेने आई है। दुरान हर हमले के बारे में उसे डिटेल में बताता है। दूसरी दुनिया की मिलिट्री इंपीरियल आर्मी को चुटकियों में मिटाने के दम रखती है। आलिया अलायंस ने आखिरी सांस तक अपनी पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन दुरान ने सबसे बड़ा खतरा महाराज को बताया। उसका नाम सुनते ही राजकुमारी के होश उड़ जाते हैं। सच जानने के लिए उसे खुद आर्नेस की पहाड़ी पर जाना होगा बिना टाइम गवाए। वो सीधा नॉर्मा ग्रे को साथ लेकर आर्नेस के चलने का बंदोबस्त करने लगती है। सुबह होते ही इतामी को फोन रीस्टार्ट हो गया, लेकिन उसमें नेटवर्क अभी तक नहीं है। जब इतामी अपनी कॉमिक्स के बारे में सोच रहा था तब कुरिबाशिया उसे लात मारकर होश में लाती है
और बताते कि चूका इस वक्त काफी अजीब बर्ताव करने लगी है। वो ना वो ठीक से खाना खाती है, ना ही दिए हुए कपड़े पहन लेती है। इतामी को लगा कि अपने बॉयफ्रेंड की यादों में ही तो नहीं, लिली पूरे दिन सूट पहनकर वहाँ की खबर लेती रहती है। वो लोग अब ज्यादा देर तक मिलिट्री फोर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ देर बाद तीनों लड़कियां वहां पहुंच गईं, जहां उन्होंने ड्रैगन्स को सफाया किया था। इतामी ने उन्हें ड्रैगन के स्किल्स लेने को कहा, जो यहाँ काफी अच्छे दामों पर बिकते हैं। कुराता के साथ जाकर इतामी यहाँ के ट्रेड को देखने चाहती है। तो चूका पहले तो थोड़ा डरी हुई थी, पर फिर उसने मिलिट्री पर भरोसा जताते हुए जाने का फैसला कर लिया। पर वो नहीं जानते थे कि एक नई मुसीबत उनकी ओर तेजी से बढ़ रही है। हाईवे से होते हुए इतिशिया शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। रोटी चूका को खिंचाइया करने की कोशिश करती है, तभी कुराता की नजर सामने से आते स्मोक पर पड़ती है। ना जाने वहाँ क्यों होगा, ये हो सकता है कि वहीं इतिशिया शहर हो। लिली को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, इसलिए इतामी अपनी सभी साथियों को चौकन्ना रहने को कहती है। असल में राजकुमार ने ही बदमाशों का सफाई करने के लिए इतिशिया पर अटैक किया है। जब नॉर्मा से उसे कुछ कारण पूछा तो वो कहता है कि हमें लगा था कि यहाँ दूसरा दुनिया के दुश्मन होंगे, पर इन गुंडों का सफाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब उन्हें सिर्फ 3 दिनों में गांव का हर तरफ ब्रिगेड्स लगाने होंगे, क्योंकि सेना को आने में इतना ही टाइम लगेगा। बेचारा इटिशा का एक ऑफिशियल ने राजकुमारी पीना से कहा हमें स्पेशल फोर्सेस से बचाने के लिए क्या करना होगा। तो पीना ने कहा तुम्हें जैसे ही गेट्स खोले तो लोग तुम्हारे लोगों पर जुर्म ढाना शुरू कर देंगे, तुम अपना सब कुछ खो देगे। तभी पीना के लिए नाश्ता लाया गया। मेड चाहती है कि पीना थोड़ा आराम कर ले, जिसके बाद पीना रेस्ट रूम की ओर चल देती है और कहता है कि अगर मैं ना उठूं तो मेरे मुंह पर पानी मारकर मुझे उठा देना। आराम करते वक्त पीना सोचती है कि अगर वो अपनी पहली लड़ाई में हारी तो काफी निराशजनक होगा। पीना एक नाइट बनने का सपना देखती है और ग्रे उसे मार्च करना सिखाया करता था। पीना अपने साथियों के साथ पूरी सेना को लीड करती है, लेकिन बचपन में पीना की कटाई पसंद नहीं था कि उसके साथ बच्चों से बिहेव किया जाए। इससे खुद को एक लीडर की तरह नहीं देख पाती थी। अब पर ग्रे ने उसे उसके हौसले को कभी गिरने नहीं दिया। बड़े होने पर मोल्टो ने मॉरल गार्ड्स बनने के अलावा पीना को कोई जिम्मेदारी नहीं दी, जिससे उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी थी। वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। सुबह के वक्त पीना के सामने होती है मिलिट्री फोर्स की सेना। सबसे पहले उसे एक मेज रॉरी को उतरता देख पीना दंग रह जाती है। आखिर उनके अपने लोग दुश्मन का साथ क्यों दे रहे हैं? वैसे तो उनके दुश्मन होने का कोई पक्का सबूत पीना के पास नहीं है, पर रॉरी अगर उसके साथ है तो शहर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर गेट खोलते ही पीना इतना तेज वेलकम करते कि इतामी के मुंह पर दरवाजा मारकर पर बेहोश कर देती है। उसे वापस जागने में काफी देर लग गई। इतामी ने अपने आदमी से सभी शांति रहने को कहा, पर पूछा पहले ये बताओ ये सब क्या चल रहा है। पीना द प्रिंसेस के बारे में सुनते ही सबके होश उड़ गए। तरासिया और आपिया के बीच बासा इटलेशस शहर एक मेजर कमर्शियल हब है। सालों से इस पर इंपीरियल का राज चल रहा था, जिसके बाद 3 राजकुमारियों ने अपनी धरोहर को संभाला। दोनों बड़ी बहनों की शादी के बाद शासन सबसे छोटी बेटी मायू के मिलने चाहिए था, इसलिए बड़ी बहन की राज्य से सेना लड़ने आती रही, जिस कारण इटलिशिया आज भी डर के बीच में जीता है। पीना एक गेट खोलती है, जिसके पीछे मेयू होती है जो एक 11 साल की बच्ची थी है। अब उसे बेचारी की मदद के लिए पीना को खुद से लीड लेनी पड़ी। पीना को लगा था कि उन्हीं ग्रीन ड्रेस वालों ने ड्रैगन को मार गिराया था। शाम के वक्त सेना के कुछ लोग आते दिखते हैं जो साउथ के गेट की फिराक में हो सकते हैं, पर उसके साथ साथ बाकी चोरन गेट्स की देखभाल करनी होगी। इतामी की सेना में सिर्फ 12 लोग हैं और बाकी सेना पीना की होगी। अब देखते होंगे किस तरह गाइड करती है। रॉरी जानना चाहती थी कि आखिर इतामी दुश्मन की बेटी के साथ क्यों दे रही है, तो उसने बताया कि ये सिर्फ आम लोगों की रक्षा के लिए। और इतामी प्रिंसेस पीना के दिमाग में ये बात भी डालना चाहता था कि हम उनके दोस्त ही हैं। ये सुनते ही रॉरी उछलने लगी और इतामी के साथ देने के लिए एक्साइटेड हो गई। तभी अचानक ईस्ट केस्ट पर दुश्मन का हमला हो जाता है, जहाँ पर इतामी की सेना भी नहीं है। उन्होंने सेना के बीच एक स्पिरिट बिल्डर को भी देखा और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। पीना ने यही सोचा था कि हकीकत में ये लड़ाई इतनी खतरनाक होगी। बाद में बढ़ते हमलों को देख आम लोगों ने भी अपना आपा खोकर युद्ध में शामिल होना शुरू कर दिया। इतामी भी ये देखना चाहता था कि आखिर पीना सिचुएशन को कैसे संभालेगी। एक खबर अब मिलिट्री बेस तक भी पहुंच जाती है, लेकिन मदद भेजने के लिए उन्हें हवाई रास्ते से होकर जाना होगा ताकि टाइम पर पहुंच जाएं। जिम्मेदारी दी जाती है स्क्वाड 4 को, जैसे कॉलोनल क्लोगेरे लीड करने वाले हैं। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं और नॉर्मा अपनी पूरी ताकत से बेस को बचाते हुए अपनी जान गंवा देता है। दुश्मन का कहना है कि हम सब अपने सामने वाले को मार कर ही रहेंगे। उनकी राक्षस जैसी हंसी और एक सिविलियन का डर और बढ़ा रही है, जैसे पीना को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। तब जरूरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध भूमि में मरे हुए लोगों की आत्मा
उसके शरीर से होकर गुजर के जाती है और इस लड़ाई को उसे खुद ही लड़ना होगा। लोग जानना चाहते हैं कि ग्रीन ड्रेस वाले सिपाही अब कहाँ हैं। उन्होंने रॉरी से जैसे ही कहा कि तुम यहीं रुको, हम आगे बढ़ने दो, वैसे ही वो रफ्तार पकड़कर वहां से निकल पड़ती है और तेजी से साथ में दौड़ने लगती है। हेलीकॉप्टर्स भी 5 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं। वो अटैक पोजीशन में आगे बढ़ते हैं। कर्नल ने उन्हें म्यूजिक चलाने को आदेश दिया, जो एक इशारा होता है कि हमें पोजीशन में आ जाना चाहिए। इतामी ने खुराबाइया को अपना स्कोप निकालने को कहकर फ्लेयर गन से साथियों की ओर इशारा कर दिया। इसी बीच रॉरी अपना काम शुरू करती है। हथियार से उन सबकी चटनी बनाना शुरू कर देती है। मदद के लिए आई सेना भी अब पहुंच चुकी है। उन्होंने फायरिंग करके दुश्मन को सफाया करना शुरू कर दिया। तभी लिली आगे बढ़कर कुछ देखने को निकल पड़ती है। अब दुश्मन सेना कमजोर पड़ने ही लगी थी कि कुराबाशिया बिना सोचे दुश्मन पर टूट पड़ी और रॉरी के हमलों से सारी शील्ड्स तहस नहस हो जाती हैं। वो हंसते हुए सबको धूल चटाने में कामयाब होती है। दुश्मन को भागता देखकर कुराबाशिया ने जनरेटर्स चलाने को शुरू कर दिए। दुश्मन सेनापति को रॉरी से धराशायी कर डाला, जैसे वहां अफरा तफरी मच गई। कर्नल ने जगह को पूरी तरह से खाली करने का ऑर्डर दिया ताकि 10 सेकंड बाद वो गेट के अंदर हमला करके बची कुची सेना को निपटा कर सके। पीना के लिए हेलीकॉप्टर बिल्कुल एक ड्रैगन जैसा था, जिसमें ढेरों सैनिक को मारने का दम है। ऐसी शक्ति के सामने इंसानी शक्ति कुछ भी नहीं है। अब देखकर लगता है कि कोई भी बच्चा नहीं। हम लोग आगे आकर ग्रीन ड्रेस के बारे में और जानना चाहते हैं। इतामी के गोद में बैठे हुए रॉरी मुस्कुरा रही होती है। बिना पीना जानती कि उनका साथ एसडीएफ की सेना और प्रेसलेस और डिप्लॉय ने दिया है। उसने इससे भयानक सेना आज तक नहीं देखी, जिससे कुछ मिनटों में ही बड़ी सेना को मिटा डाला। लेकिन अगर वो लोग इटालियशी के खिलाफ खड़े होंगे तो पीना उसके सामने लाचार हो जाएगा और मेयू से किया वादा अधूरा ही रह जाएगा। अगर इतामी की फोर्स जमाने चाहेगी तो पीना घुटनों पर आकर उससे दया की भीख मांगने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। पीना भी साथियों को साथ एसडीएफ के रूल समझाने की कोशिश करती है। इस समय एटिलिशा की मदद की टाइम जरूरत है। लिली ने कहा, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद की कामना करना चाहते हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह। ये सुनकर हैमिल्टन बोली, अगर तुम हमारे दोस्त और रिश्तेदार तो एक मासूम शहर को तबाह करने का हक तुम्हें किसने दिया? और अगर ऐसा गलती से भी हुआ तो तुम्हें संधि पत्र पर साइन करना होगा कि आगे से ऐसा कुछ गलती नहीं होगी। पीना ने बाहर आके ग्रे से कहा कि हम सारे टैक्सेस को माफ कर देंगे और एसटीएफ की सेना भी जल्दी यहाँ से निकल जाने वाली है। तभी बाहर हमें वही ग्रीन वाली बाल लड़की दिखाई जाती है जो कल दुश्मन सेना के हिस्सा थी। हैमिल्टन को उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो लोग उसे अकेली लड़की को यहाँ बेसहारा भी छोड़ सकते। मदद के लिए आई सेना भी लौट गई। अब इतामी को काम पर लग जाना चाहिए जिसके लिए वो यहाँ आए थे। लिली और चुका ने 1000 ड्रैगन स्किल्स ढूंढ कर दिखाए, जिसके बदले उन्हें 4000 चंडी के मोहर दे सकता था। अब युद्ध के बाद अभी वो सिर्फ 1000 डिहेरदी दे पाया। बाकी भुगतान के लिए लिली ने उसे कुछ जानकारी निकलवाने की कोशिश करी। कुछ देर बाद वो सब थकान से चूर होकर बेस की ओर निकल पड़ते हैं। कुराता को रास्ते में कुछ स्मोक दिखा जहाँ एक पीले बाल वाली लड़की सेना घोड़े पर सवार होकर जा रही होती है। उनके पास रोजिस वाले फ्लैग्स भी होते हैं। वो उनकी गाड़ियों के सामने आके उनसे यहाँ से गुजरने के कारण पूछती है और आर्नस का नाम लेते ही उन लड़कियों ने अपनी तलवारें निकालनी। जब इतामी बात संभालने की कोशिश करता है तो लड़कियां उस पर तलवार तान देती हैं। ये देखकर उसके साथियों ने गन तैयार कर ली, लेकिन इतामी के ऑर्डर पर वो सब यहाँ उसे अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन हमें पता लगता है कि वो सभी लड़कियां पीना की जानने वाली थी। जब पीना तक ये बात पहुंचती तो इतामी का चेहरा देखने लायक नहीं बचा था। ग्रे ने पीना से कहा, आपके कारण महाराज नाराज हो सकते थे, इसलिए इस युद्ध के लिए आपको उससे माफी मांग लेनी चाहिए। पर पीना को हरगिज बर्दाश्त नहीं था। इतामी के सभी साथियों को उसकी काफी चिंता है। कुरायाशी सबको बताती है कि इतामी एक सली सोल्जर नहीं है, उसने तो हमारे जितनी ट्रेनिंग तक नहीं करी। जिसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं। वो महल में जाकर चूका को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, जो अपनी लोरी वाले जादू से सबको गहरी नींद में सुला देती है। जब इतामी की आंखें खुली तो सभी लड़कियां उसे उसके गहरे खड़ी हुई थी। वो समझ जाता है कि मैं इटलीसिया में वापस लौट चुका हूँ। पीना ने इतामी के देखभाल के लिए सबको सख्त ऑर्डर दे दिया। बात न मानने पर नौकरों के लिए कड़ी सजा भी है। वैसे भी इटाशिया को बचाने वाले के साथ ऐसा व्यवहार कभी होना ही नहीं चाहिए था। वो भी चाहते थे कि अब इस गुस्ताखी के बदले इतामी मियो को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। जब तक इतामी तक नहीं हो जाता चारों लड़कियां उसका पूरा ध्यान रखेंगी। ये सुनते इतामी शर्माने लगा। वहाँ उसके साथी भी उसे ढूंढने हुए अंदर चले आए, लेकिन उसके आने की खबर सबको मिल चुकी है। पीना ने उन सबको लाने के लिए अपने साथियों को भेज दिया, जिसमें से एक मामिना और दूसरा परसन्ना था। उन सब में से सिर्फ एक ही लड़की है जो कुछ इंसानों से इसे दिखती है, और वो है मोमे। असल में नॉन ह्यूमन सर्वेंट्स को जानबूझकर हायर करते हैं। उनमें से एक मैडस लोगों की एनर्जी को अपने बालों से खींच लेती है, इसलिए इतामी को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। थोड़ी इतामी के रूम में उसके साथी आ जाते हैं, उसकी खातिरदारी होते हुए देख लेते हैं। पीना बाकी लीडर्स को बुलाती है, पर उन्हें इतामी की ताकत का मुआयना देती है। अगर मिलिट्री वाले इस हमले को बहाने बनाकर हमला कर दें तो यह हमारी बेवकूफी का कारण होगा, इसलिए उन सभी को ऐसा दिखाना होगा जैसे उस हरकत के लिए काफी शर्मिंदा है और ये आगे बिल्कुल नहीं होगा।
कुराता ने जैसे ही मामिना को देखा तो वो उसे पटाने के लिए डांगे मारने लगा। औरतों और कल लड़ाई काफी पसंद आई, लगता है उनकी सबकी अच्छी दोस्ती होने लगी है। मामिना ने इतामी के लिए कड़क मसालेदार चाय बनाई जो उसे काफी पसंद आती है। बोजिस अपनी देह की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे लगा कि शायद इस वक्त उसे इतामी को खुश करने के लिए अलग पैतरा आजमाना होगा, लेकिन इतामी के रूम में इतने सारे लोगों को देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। बोजिस पलेस्त्रा की सेकंड डॉटर है, उसे बर्दाश्त नहीं है कि उसे इस तरह इग्नोर किया जाए। वो आगे बढ़ती है तो इतामी को गुस्से में चांटा जड़ देती है। ये सुनकर तो पीना और परेशान हो जाती है, वो उन सभी पर फिर से चिल्लाने लगती है। जब पीना को पता लगा कि इतामी फौज का कमांडर है, उसके इशारे पर पूरी इटली से तबाह हो चुकी है, तब उसका पैरों तक जमीन खसक जाती है। इसलिए वो आर्नस साथ चलने की बात करती है ताकि उनके सबके बड़े ऑफिसर से माफी मांग सके। वापस जाते वक्त इतामी को पीना काफी सीरियस लग रही है। वो सब आर्नस कैंप की ओर निकल पड़ते हैं और बहुत जल्दी आर्नस पहुंच जाते हैं। जब पीना ने सोल्जर्स को प्रैक्टिस करते देखा तो उसकी घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन लिली उसे शांत करते हुए साथियों के बारे में समझाती है। यही कारण था कि इंपीरियल को रातों रात खत्म कर दिया गया। पीना इतनी तबाही देखकर समझ चुकी है कि ताकत से किसी देश को जीता जा सकता है, लेकिन वहाँ की प्रजा को दिल जीतना बेहद मुश्किल है। इतामी के साथी शायद भूख लगी थी, इसलिए वो पीना को छोड़कर भाग गया। जब उनकी मुलाकात जनरल हाजमा से होती है तब वो आना के कारण पूछता है, तो पीना ने बताया कि वो अपने सेना की तरफ से दिल से माफी मांगना चाहती है। हाजमा को पीना की काइंडनेस पसंद आई, लेकिन पीना के इंपीरियल मिलिट्री का बीच टांग अड़ाना भी पड़ सकता है, इसलिए हाजमा को थोड़ा वक्त चाहिए। ऑफिसर यानागिडा ने इतामी के शरीर पर काफी घाव के निशान देखे थे, जो शायद इसी सामने बैठी लड़की के कारण थे। अगर इतामी की कोई गलती नहीं थी तो उसे सारी घटना के बारे में डिटेल में जानना है, पर तजामा पीना को डरा हुआ देखकर उसे रोक लिया। इतामी चूका से वापस जाने की बात करता है, उसके साथ इली भी जाने वाली है। चूका को भी इंटरेस्ट आया और उसने भी साथ चलने की बात करी, लेकिन रॉरी के बिना वो कहाँ जा सकते थे। आज इतामी काफी थक गया। जब वो सोने ही जा रहा था तब उसे एक मैसेज आता है जिसे विंटर डॉजिन फेस्टिवल का जिक्र था, और इस बार इतामी किसी भी हालत में उसे मिस नहीं करना चाहता। तभी वहाँ लिली आ गई। वो अपने बेस जाना चाहती थी, पर इतामी के रूम में ही उसे नींद आ जाती है, जिसके बाद इतामी उसे बेड में सुला देती है, पर वो खुद भी थोड़ा सा भूखा और थका हुआ है। बेजोस को लगता है कि मिलिट्री वाले इस दोस्ती को पैगाम को बहाने की तरह इस्तेमाल करके वहीं युद्ध न छेड़ दे, लेकिन ऐसा होता तो पीना को अंदर घुसने ही ना देते। पीना जंग के पीछे से असली कारण जानना चाहती है, पर अगली सुबह सभी रेडी होकर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानागिडा ने कहा कि पीना और बॉजेस भी तुम्हारे साथ आएंगी, वो ये तजामा का ऑर्डर है। पीना को अपना जापान दिखाने में कोई परेशानी नहीं। जैसे ही गेट खुलने लगता है सबकी घबराहट और बढ़ने लगती है। जैसे पीना गेट के उस पार निकलती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के देखकर उसे होश उड़ जाते हैं, और इतनी आबादी को देखकर बाकी सभी हैरान थे। इंटेल से कुमाकोडो को इतामी की सपोर्ट के लिए भेजा गया है। उसने रिकॉर्ड देखकर बताया कि तुम्हारे मार्क्स और एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा खास नहीं है। वो इतामी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देता है। सिर्फ एक दिन की लड़ाई के बेसिस पर सरकार किसी को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकती है। इतामी ने चीटियों को एग्जाम्पल देते हुए सबसे आलसी चीटी की भूमिका बताया और कहा, मैंने तो ऑफिशियल से मना किया था, पर मुझे ये पोस्ट जबरदस्ती दी गई। इतामी का सच जानकर कुराबाशी को हैरान होकर चिल्लाने लगी। वो इस सच्चाई को काफी देर तक डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसके बाद सब बस में बैठकर शहर की ओर चल देते हैं। इतामी ने सड़क के बिल पर सबको नए कपड़े दिलाए और उन्हें आम खिलौना ले आया, पर बोजेस ने कहा अंडा पहली बार खाया जैसे टेस्ट करते हुए उसकी दीवानी हो गई। कुछ देर बाद वो सब प्राइम मॉन्स्टर के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां वो राइको और कौजी से मिलते हैं। पीना और बोजेस को वहीं छोड़कर इतामी के साथ बाकी सब क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर चल पड़ते हैं, जो शहर में होने वाला है। वहाँ उन्हें कई सारे सवाल किए जाएंगे जिन्हें पूरे देश में टेलीकास्ट किया जाएगा। सबसे पहले मिजुकी ने पूछा, पहले बताओ कि हमारे मिलिट्री बेस में 150 रिफ्यूजीज को क्यों रखा गया, जबकि उन्होंने हमारे सोल्जर्स को मारा और इसके कारण हमारे सोल्जर्स भी ड्रैगन के हाथों मारे जा सकते थे। इस पर इतामी उठाता है और आगे आता है और उसका दिमाग ठंडा रखते हुए कहा कि ड्रैगन्स काफी खतरनाक थे, इसलिए हमने रिफ्यूजीज की मदद करी। एसडीएफ के सोल्जर्स अपनी कमी के कारण मारे गए थे। अगर हमारे पास अच्छे और स्ट्रॉन्ग हथियार होते तो हमें शहीद सैनिकों को नहीं खोना पड़ता। सैंपल में जो ड्रैगन्स के स्केल्स पाए गए वो टंगस्टन से भी स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए इतने खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ते वक्त कोई भी लापरवाही ठीक नहीं थी। मिजुकी का अगला क्वेश्चन लिली से था, क्योंकि वो थोड़ी जापानीज जानती थी। उस पर इल्जाम है कि उसने कैंप में सब कुछ झूठ कहा, पर लिली के पास तो कहाँ शेल्टर और काम से पहले से था, और एसडीएफ आकर उसे इनमें से किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। फिर चुका से सवाल किया गया कि क्या वो एक असली एल्फ है और कहीं उसके कान तो नकली नहीं, पर जब उसने इसका सबूत दिया तो लोग अचंभित हो गए। मिजुकी ने कहा, तुमने ड्रैगन का सामना कैसे किया, तो चुका कहती है कि वो बेहोश थी। अगली बारी थी रॉरी की। उसकी लाइफ कैंप के दौरान काफी अच्छी रही। उसे खाना और दुश्मनों को मारना काफी पसंद है। ड्रैगन्स के हमले में जो भी लोग मारे गए थे उनमें से आधे लोग तो सिर्फ बेहोश हुए थे। रॉरी पर इल्जाम है कि वो चाहती तो साथियों को भी बचा सकती थी। उसे इस बात का
का जवाब देकर साबित करना होगा कि अपने लोगों को प्रति वफादार है। ये सवाल सुनते ही रॉरी बोली कि कहीं तुम बेवकूफ तो नहीं, तुम यही जानना चाहती हो ना मिलिट्री ने ड्रैगन को कैसे हराया। तो उन सभी ने अपने हथियार का सही इस्तेमाल किया, लेकिन उन जैसे लोगों के बचाने की कोशिश कौन करेगा जो सिर्फ बैठे रहकर कंप्लेन करना जानते हैं। उन्होंने ड्रैगन से फाइट करी और जिंदा वापस आए, जिन्हें तुम्हें तारीफ करनी चाहिए। और इतामी के स्क्वाड से अकेले ही सैकड़ों लोगों की जान बचाई। उन्होंने वो किया जो कहीं नहीं कर सकता था, इसलिए स्टूपिड क्वेश्चन पूछना बंद करो। मिजुमी को पसंद नहीं आया कि रॉरी ने उसका जवाब दिया। वो उसे बड़ों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इतामी रॉरी को कटघरे से दूर करता है, पर उसे सबसे एल्डेस्ट बताता है क्योंकि उसकी एज 935 साल है। लिली उनमें से अकेली इंसान है जो 60-70 साल तक ही जीते हैं। चूका एक एल्फ है और रॉरी को एक डेमीगॉड बन चुकी है, जिन पर उम्र का कोई असर नहीं होता। इसी के साथ सवालों का सिलसिला खत्म होता है और दूसरी ओर काउजी ने अपने सैनिकों को रिहा करने की मांग करी, जिन्हें इंपीरियल ने अपने कब्जे में किया हुआ है। पर पहले पीना उन सबकी एक लिस्ट चाहती है। वो वादा करती है कि बेकसूरों को सजा नहीं देने देगी और उन्हें जल्दी रिहा करवा के रहेगी। लास्ट में पीना रिजो से हाथ मिलाकर मीटिंग को खत्म करती है। शाम होते ही वो सब वापस लौट चलते हैं। इतामी ने पहली बार सबको मेट्रो में सफर कराया। इसी बीच सोचिरो पीना और वॉजेस को ले आता है। कराबाशी ने बताया कि जब से वो पीना को बेसमेंट में लाई है वो काफी डरी हुई है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। रॉरी को यहाँ घबराहट हो रही है और उसने अपनी दोस्त हार्डी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। तभी उनको स्टेशन आगे हच में ले जाने के लिए कमाकोडा ने उनका स्वागत किया। रॉरी जल्द यहाँ से बाहर जाना चाहती है। वो छोटी बच्ची की तरह रोने लगती है, इसलिए इतामी उन्हें बाहर लेकर आ गया। असल में ये उनका प्लान नहीं था। जैसे ही रॉरी खुली हवा में आई उसकी जान में जान आई और असल में लोग उन्हें पकड़ने और मारने के लिए आ सकते हैं। अचानक जब एक चोर रॉरी का हथियार छीनकर भागने लगा तो बीच बचाव में तो कमाकोडो घायल हो गया। अब अगली लोकेशन आखिर बार होगी, जिससी बीच हम एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को देखते हैं। जैसे ही उसने इतामी को देखा वो उसकी तरफ बच्चों की तरह दौड़ कर आई। असल में वो इतामी की एक्स वाइफ है, जिसे देखते सबके होश उड़ गए। इतामी का वाइफ का नाम रीसा है, जिसे देखकर उनकी जोड़ी पर कोई विश्वास नहीं कर पाता। रॉरी और लिली ने उस रूम में कई सारी बुक रख देखी। रीरा ने कहा कि जब तुम जानते थे कि आम लोगों की जान पर बड़ा खतरा है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ के जाने की। तभी सुचिरो को कमोडो की याद आने लगी। उसे लगता है कि कमोडो के साथ सही हुआ हो, क्योंकि शायद वही सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। पर अगर उसके बिना कुछ बुरा होता है तो ये साफ हो जाएगा कि वो निर्दोष था। लीजा को ऐसा कुछ भी झमेला इस जगह पर नहीं चाहिए। उसने साफ इनकार कर दिया। रात के वक्त लीजा ने सोचिरो से कहा कि मैं उसकी अब सिर्फ एक दोस्त हूँ। डाइवोर्स के बाद वो अलग हो सकते थे, पर उनका रिश्ता ही कुछ इस तरह का था कि रिलेशनशिप उन्हें ज्यादा सूट नहीं करती है। रॉजर्स और रीना रात में कॉमिक में पढ़ने में लगी रही। सब सुबह होते इतामी ने कहा अब ये वक्त मजा करने का है, क्योंकि अगर हम भीड़ में रहेंगे तो दुश्मन को हमारा पता नहीं रहेगा। लीजा को लगा कि हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, लेकिन पीना को तो लाइब्रेरी जाने का मन था, इसलिए वो सब दो ग्रुप्स बनाते हैं। लगता है रॉरी इस वक्त घर पर रुकने वाली है, पर जैसे ही उसने एक सुंदर ड्रेस देखी वो खुद को ट्राई करने से रोक नहीं पाई। पीना को इतनी सारी बुक्स एक साथ देख बौखला जाती है, लेकिन उसे लव नॉवेल्स ज्यादा पसंद आ रही हैं। इतामी डिफेंस मिनिस्टर कनाओ के साथ है। कनाओ ने इतामी जैसा यंग कैडेट नहीं देखा, लेकिन उसने कनाओ को 1.5 उम्र का बता दिया। कनाओ आजकल इतामी की दी हुई मांगा पढ़ रहा है, उसे वो सब काफी पसंद आई। इतामी उसके लिए एक नई मांगा भी लेकर आया है। कराओ ने कहा कि कुछ लोग उन भिखारियों की तरह होते हैं जो गांव के बसाने से पहले ही वहां आ जाते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुमने अकेले हमारे सारे नोबल गेस्ट का ध्यान रखने का जिम्मा अकेले उठाया है। कनाओ मिनिस्टर होने के नाते से ऑर्डर दे देता है और चला जाता है और उसकी रखवाली का वादा करता है। मॉल में सभी लड़कियां ने आज भर भर के शॉपिंग करी है, फिर भी उनका मन अभी भरा नहीं। इतामी ने थका हुआ देखा तो हॉट स्प्रिंग जाने का फैसला किया। कर्नल ल्यूजी कनाओ के साथ मिलकर वॉर की प्लानिंग करने में लगा है। तभी उन्होंने अपना रुख संखाई हॉट स्प्रिंग की ओर किया, जहां इतामी और उनके सभी दोस्त पहुंच चुके हैं। लगता है कनाओ दुश्मनों पर नजर रखे हुए था। स्पेशल फोर्स को उस एरिया की काफी निगरानी के लिए भेज दिया गया। रॉरी को लगा कि उन्हें कोई देख रहा है। एक फौजी उसकी आंखों को देखकर डर जाता है। हालांकि उनके बीच 500 मीटर का फर्क है, पर फिर भी रॉरी की स्माइल ने से डरा दिया। लिली आज इतने हॉट वाटर में पहली बार जाने वाली है। रॉरी जैसी आगे बढ़ती है वो एक दूसरे के साथ खेलने लगती है, पर बाहर दुश्मन फोर्स भी पहुंच चुकी है। राजुकी ने ऑर्डर दे दिया कि दुश्मन हमारे साथियों तक पहुंचने नहीं चाहिए। इतामी और सुचोरी काफी थकने के बाद रिलैक्स करते नजर आए। पीना कुरियाबाशी से रोमांटिक कहानी सुनना चाहती थी, पर बोझे शर्म से लाल होने लगी। फाइटर्स ऐसी बातों से दूर ही रहते हैं। रॉरी लीजा से उसके और इतामी के बारे में जानना चाहती
व्यक्ति जो बचपन से ही उसका एक अच्छा दोस्त था। लीजा काफी गरीब थी। उसने इतामी के लिए ऑफर रखा था कि अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो बदले में मैं तुम्हें से शादी कर लूंगी। जब गेट के ऊपर वेलॉन ने अटैक किया तो इतामी अपनी जान जोखिम में डालकर लीजा के लिए सब छोड़कर जाने को रेडी हो गया। लीजा को लगा था कि युद्ध के बाद दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। राजुआकी के सभी सोल्जर्स एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि अगर इतामी की सरक गई तो किसी की पकड़ में नहीं आता। जब इतामी घर जाने से मना कर रहा था तभी उन्हें दरवाजा पीटते हुए रॉरी और कारिब्यूशी अंदर घुस जाते हैं। दुश्मन एक मास्क उठाकर जब उनका चेहरा देखा गया तो कनाओ के सच पता लग गया। इसी बीच जापान के प्रेसिडेंट को यूएस प्रेसिडेंट का कॉल आता है। वो स्पेशल रीजन के लोगों को अपना मेहमान बनाकर इनवाइट करना चाहता है और उनकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी भी देता है। उसी ने दुश्मनों को भी भेजा था। यूएस चाहता तो अगर वो हमारे आदमियों को ना मारे और ऑफर प्यार एक्सेप्ट कर ले तो हम हमले करना बंद कर देंगे। प्रेसिडेंट मोटोई को अपने नाम की चिंता नहीं थी। उसे पता था कि ये गार्ड बैक करने के बाद उसका काफी नाम खराब होगा। इतामी जब रात को उठा तो उसने रॉरी को नशा करते देखा और वो उसे अपने पास बुला रही थी। वो इस वक्त एक 20 साल की लड़की जैसी दिख रही है। रॉरी जब चाहे अपनी बॉडी की एज बदल सकती है। उसने कहा कि आसपास कोई फाइट कर रहा है इसलिए वो नहीं सो पा रही। उसे इतामी की मदद की जरूरत है। एजेंट हैजर के सारे आदमी एक एक करके मरने लगे। हमला न करने के कारण अब उनके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन चुक ने अपनी फोर्स का काम पर लगाए रखा। वो इतामी के करीब बढ़ने लगे जब रॉरी और इतामी एक दूसरे के करीब आने ही वाले थे, लेकिन तभी किसी का कॉल आ गया। इतामी को रॉरी के टेलीफोन की डेफिनेशन बताने लगता है। इसी बीच कुछ दुश्मन और सेना के सोल्जर्स आमने सामने आ जाते हैं। रॉरी को इस लड़ाई के बारे में पता लग गया है। वो छलांग लगाकर बाहर आ जाती है। उन सभी को इस तरह करना शुरू कर देती है। रॉरी नहीं जानती थी कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। वो बस लगातार सभी पर हमला करती चली जाती है। एजेंट ने कनाव तक खबर पहुंचा दी है कि मिशन फेल हो चुका है, क्योंकि एक लड़की पागलों की तरह हमें मार रही है। इतामी ने भी सबको जगा दिया, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता था। आम के सैनिक दुश्मनों को लगातार मार रहे थे, पर रॉरी ने भी उन्हें भी ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ सबकी आवाज आनी बंद हो जाती है और शांति छा जाती है। कनाव ने रिजिक्यूस ने अगली यूनिट को भी मदद के लिए बुलावा लिया। अब इतामी सबको अपना बोरिया बिस्तर बांधने को कह देता है ताकि यहाँ से जल्द निकला जा सके। रॉरी को भी कुछ बुलेट से छलनी किया था, लेकिन उसके शरीर पर कुछ निशान नहीं दिखे। वैसे भी डेमीगॉड्स मरते नहीं है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त कुराबेशा ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि डिफेंस मिलिट्री हमारे साथ है, नहीं तो क्या हो जाता। उन्हें वहाँ गाड़ी में एक दुश्मन भी दिखाता है। लिली को लगता है कि उसे मरना ठीक नहीं, सिर्फ बेहोश कर सकते हैं। वो उसे सुलाकर उसकी गाड़ी को ले जाते हैं। इस वक्त जिंजा जाना भी ठीक नहीं होगा। पता नहीं किसने क्या जाल बिछाया हो। सुचुरु के हिसाब से गेट के उस पार ही सबसे सुरक्षित जगह है। पीना जानना चाहते कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, हमें छिपा कर क्यों रहना पड़ रहा है, और इतामी को इसका जवाब देना होगा, पर वो खुद भी कुछ नहीं जानता। कुराबाशी उसके सर पर गन रख देती है। पीना ने कहा हमें पिछले 2 दिनों में इतने सारे व्हीकल्स इतने लोकेशन पे क्यों बदली, आखिर बात क्या है, इतने सारे हमलों के होने का क्या मतलब है। हम तो जापान और स्पेशलिया रीजन के रिश्ते को सुधारने आए थे ना। जब उस प्रेसिडेंट को हमले को वायरल होने की बात पता लगी तो वो अपने ऑफिशियल ग्राम काफी नाराजगी दिखाता है। ग्राम ने कल तक उन स्पेशल रीजन वाली छुट्टी करने की बात किया। जब सब मॉल में सामान लेने गए हुए थे तब लीजा इतामी से पूछते कि उसे कौन सी लड़की सबसे ज्यादा पसंद है। शायद एल्फ क्योंकि वो ज्यादा सुंदर है, या फिर पीना क्योंकि वो राजकुमारी है। चूका लीजा के लिए रेड बीन सूप लेकर आई। वो पीना के लिए भी कुछ आई थी। अब गिंजा के बाद सीधा आपको उन दुनिया में वापस लौटना था। अदालत में सब पर जो भी आरोप लगाए गए थे उनसे वो काफी फेमस हो चुके हैं, इसलिए उनकी मदद करने के लिए लीजा साइड्स का ध्यान रखने वाली है। अब सुबह होने वाली है और हाइड एंड सीक के गेम में उभरने के टाइम आ चुका है। सुबह होते ही मोटाई के रेजिग्नेशन के बाद शहर में फैलने लगती है। जिसरा पार्टी ने उसे गलत आरोप लगाए, जिससे इस वक्त मोटोई हॉस्पिटलाइज्ड है। कुराबाशी की बहन नागोमी रिपोर्टर बनकर आम लोगों से इसका कारण जानने की कोशिश करती है। भीड़ के पास हम ग्राहम को खड़ा हो देखते हैं, जो दूसरी दुनिया के लोगों को ढूंढने की कोशिश में है ताकि उन्हें मारकर मिशन को अंजाम दे सके। उनका प्लान होगा सबसे पहले अफरा तफरी मचाकर कैमरास को डीएक्टिवेट करना, ताकि चुपके से इंपीरियल के लोगों को यहाँ से दूर ले जाया जा सके। पीना ने भीड़ देखी तो उसे लगा कि आर्मी उन्हें ही मारने आई है। ट्रैफिक के कारण आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो रहा है, पर रॉरी को तो बिना किसी वार्निंग के बाहर आम लोगों के पास आ जाती है। गिंजा के हमले के बाद सभी गेट वालों को दुश्मन समझते हैं। इतामी को डर है कि कहीं एजेंट ज्यादा मात्रा में ना हो। रॉरी को देखते ही लोग उसकी फोटो लेने के लिए उतावले होने लगे। इतामी ने लीजा के कार की जिम्मेदारी देकर उसे इंतजार करने को कहा, ये पता होते हुए भी कि उसे ड्राइविंग नहीं आती। अब इतामी और उसके साथी फैसला लेते हैं कि 5 मेहमानों की रखवाली अब हमारी ड्यूटी है। गिंजा के बारे में खबर फैलने से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी।
क्योंकि इसके बाद वो गेट के उस पार ओले को शायद ही देख पाएंगे। उन्हें जाते वक्त ननामी ने देखा तो कुराबाशी अपनी बहन को देखकर हैरान हो जाती है। वो 5 स्पेशल लड़कियों में से एक का इंटरव्यू लेना चाहती थी। कुराबाशी उनकी जगह खुद का इंटरव्यू देने लगी और कैमरा इस तरह बात करने लगी जैसे उसकी मॉम ने सुन रही हो। घराम को खड़ा देखकर कोकोमोडो भी वहाँ आ जाती है और कहता है कि चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा, लेकिन कम से कम मुझे ये तो पता चले कि दूसरी कंट्रीज क्या प्लान कर रही हैं। कोकोमोडो उसकी सच्चाई जान चुका है जिसकी खबर ग्राम ने उस तक पहुंचा दी, इसलिए अब उन्हें भी हाथ बांधकर पीछे हटना होगा। प्रेयर के वक्त सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिसके बाद गेट खुलता है और 5 लड़कियां देखती हैं कि भीड़ उन्हें चेयर करते हुए विदा कर रही है। कुछ ही देर में सब सुरक्षित वापस लौट आए। यानागिरा ने कहा कि उम्मीद है तुम्हारी छुट्टियां अच्छी रही होंगी, पर इतामी की जनता की यहाँ आकर उसने मन से कितना बोझ हल्का किया है। लौटकर सभी लड़कियां दूसरी दुनिया के गैजेट से मजे करने लगीं। पीना समझ चुके कि अगर हमारी लड़ाई गेट के पास वालों से हुई तो उनकी शक्ति हमारे राज्य को आसानी से मिटा देगी, इसलिए अब युद्ध को रोकने का टाइम आ चुका है। सभी साइयों को जोरदार तरीके से विदा कर दिया गया। 5 महीने बीत जाने के बाद सब कुछ काफी शांत दिखने लगा। आर्नज और लिटलिशिया में अब डर का माहौल नहीं है। देखते देखते कैंप के चारों ओर लोगों ने आना शुरू कर दिया। पीना को लगा जब वापस कैसल में पहुंचती है तब मिनिस्टर के तौर पर काउजी को उसके साथ भेजा गया। नहाते वक्त हैमिल्टन पीना को बताती कि आज आपका लॉर्ड सिसिरो के साथ लंच का प्लान है। उसने कुछ और प्लान्स के बारे में बताया। पीनत को इतना मेहनत करने के वैसे जरूरत तो नहीं, पर पीना ने कहा तुम सबको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। उसे अपने रूम में एक कैदियों की लिस्ट मिलती है। पीना ने उनमें सिगारो के नाम ऐड करने को भी कहा दिया। पीना खड़ी होती है और किसी स्वर्गवासी से मिलने के लिए निकल पड़ती है। उसी बीच एक एल्फ की नजर आर्नस पर थी। पीना को इसके बाद लॉर्ड सिगारो के वेट करते दिखाया गया। उसके साथ काउजी भी होता है। इसी बीच मार्टोस क्लैन के लीडर सिगेरो वहां पर आ गया। सेनेट पर उसकी काफी दबदबा है। आर्नेस की बर्बादी के बाद एम्पायर ने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी है। सेनेट के टुकड़े होने के बाद एक हिस्सा होगा इंपीरियल फैक्शन, जिसका काम है बारबेरियंस को खदेड़ना फेंकना, और दूसरा ग्रुप है सेनेटोरियल फैक्शन जो सिर्फ शांति चाहता है। उन्हें सेनेट को भी शांत रखने के लिए एक सेना की जरूरत है ताकि जापान को गेट से वापस लौटने के लिए राजी किया जा सके। पीना का पहला टारगेट होंगे हाउकस, जिसका लीडर सिगेरो होगा। पीना ताऊजी से उन्हें मिलवाती है क्योंकि सिगेरो ने जापान देखा नहीं था, तो ताऊजी वहाँ के बारे में उन्हें थोड़ा बताना शुरू करता है। यहाँ तक कि अपने देश से कुछ कीमती और चौंकाने वाली चीज भी लेकर आया है, जिन्हें ताऊजी सिगेरो को दिखाता है। जैसे उसे कटाना देखे तो उसके होश उड़ गए। उसने जापान और उसकी काला के बारे में आज तक नहीं देखा। तब ताऊजी ने एम्पायर और जापान के बीच के युद्ध की तो सिगेरो घबरा जाता है और ताऊजी को दुश्मन बताकर उसे धमकी देने लगता है। ताऊजी ने सिगेरो को बताया कि उसके भाई के इस वक्त जापान की जेल में कैद है, इसलिए अगर तुम उसे वापस देखना चाहती हो तो मेरी ऑफर मंजूर करो और पीना के रास्ते को साइड हो जाओ। पीना डॉजी परिवार के आज गुड न्यूज देने वाली है। सिगेरो चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकता है, लिए वो राजी हो जाता है। गांव में इतामी ने देखा कि अब पहले से काफी लोगों ने बसना शुरू कर दिया है। बेस के पास अब छोटा सा टाउन बनने जा रहा है। बाकी लोगों को ठीक है, पर शायद इंपीरियल आर्मी को जापान के प्रोडक्ट्स कुछ खास पसंद नहीं आ रहे। इस शहर के चलने के सबसे बड़ा कारण शायद यही था कि मेयू अपनी मेड्स को यहाँ पर भेज रही है, लेकिन एक परेशानी ये भी है कि जो मेड्स यहाँ काम करती हैं वो काफी यंगर हैं और उन्हें स्कूल जैसी चीज भी सर्व करनी पड़ती है। तभी अचानक एक लड़की की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसने एक शराबी को अपने होटल से बाहर फेंकता हुआ देख कहा कि बदतमीजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और रॉरी भी वहाँ थी जिसके होते हुए भी कोई अपनी मनमानी कैसे कर सकता था। इसलिए बदमाश वहाँ से भाग निकलता है। इतामी ने मदद के लिए उसका शुक्रिया किया। उन्होंने होटल में चूका को भी देखा जो वहाँ किसी को ढूंढ रही थी। वो ऐसा पिछले कई दिनों से कर रही है। पूरे शहर में घूमते हुए चूका को अभी भी अपने पिता के मिलने की उम्मीद है और पास्ट के बारे में सोचकर चूका सिर्फ अपना प्रेजेंट बर्बाद कर रही है। इतामी ने कुरागावा से कहा कि अगर हम चूका को प्रेजेंट उसके सामने दिखता हुआ सच बता दे तो क्या उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम लोगी, इसलिए उसे अपना हाल पर छोड़ देना सबसे अच्छा आइडिया है। कुआगारो को शायद इसके बुरा लगा और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। पिछले 960 सालों में रॉरी कई लोगों से मिली है, पर इतामी जैसा कोल्ड इंसान उसने आज तक नहीं देखा। इतामी अब सबके आगे अचानक बनने का नाटक करते हुए थक चुका है। रॉरी ने कहा लड़कियों को तुम जैसे नाइस लड़के काफी पसंद आते हैं, जिसके बाद फिलॉसफी की कुछ बातें झाड़ने लगती है। उसने डोला को बुलाकर कुछ और अल्कोहल मांगा, पर अब इतामी को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। इसी बीच एक अनजान एल्फ उनके बीच में आ खड़ी हुई और बोली तुम्हारे बच्ची को अल्कोहल देते हुए शर्म नहीं आती। फिर हम रॉरी नशे में दिखते हैं। इतामी उसे घर छोड़ने जाते हैं तो रॉरी उसे अपने और खींच लेती है और तो सुबह तक उसके साथ रुकने को कहता है, लेकिन उस एल्फ ने उसके इस प्लान को बर्बाद कर दिया।
जिस बात से रॉरी काफी नाराज है। उस डार्क एल्फ ने अपने नाम याहो बताया, जो लगभग 300 साल की होगी। वो डूसी क्लैन के लीडर देहन की बेटी है। रॉरी उसके सामने जानबूझकर एक्टिंग करने लगी और कहने लगी कि इतामी मुझे जबरदस्ती पीने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ उन्हें अपनी तलवार इतामी के ऊपर तान दी, पर वो दम दबाकर वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ उन्हें दिलाई से कहा कि बेचारी बच्ची ये लोग कैसे तंग कर सकते हैं। यहाँ बैठकर वो एक आदमी ग्रीन पीपल के बारे में यहाँ को कुछ बता रहा है कि मिया ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। यहाँ को पता नहीं था कि जिसे वो ढूंढकर इनाम देने आई थी उसी पर तलवार दिखाकर उसने इतामी को भगा दिया। याहो को पास उन लोगों के लिए एक इनाम भी था, जिससे देखते ही सबके होश उड़ गए। वो एक चमचमाता बड़ा सा क्रिस्टल था। सभी जानना चाहते थे कि इनामी को किससे दिया गया। वो तो याहो ने कहा कि एक ड्रैगन को मारने वाले को मेन में क्रिस्टल देना पसंद करूंगी, और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो खुद को भी उसके कुर्बान कर देगी। रात को जंगल में याहो विंड स्पिरिट्स को महसूस कर रही थी। उसने एक जगह देखकर आराम करने का डिसाइड किया। असल में कुछ दिनों पहले एक भयानक हमला हुआ था, जिसमें ड्रैगन्स ने आम लोगों को मार गिराया। वहीं पर कुछ फाइटर प्लेन्स को देखे गए, जिन्हें देखते ही याओ को उम्मीद बढ़ गई। फॉरेन ऑफिसर तोदो तेत्सुके पता लगाता है कि इंपीरियल ने उनके लिए काफी सारी चीजें भेजी हैं। नहीं लगता है कि इंपीरियल जैसे राज्य अपने दुश्मन को रिश्वत भी दे सकता है। इतामी और उसके साथी हेलीकॉप्टर पर बैठकर जब लोकेशन की ओर जा रहे होते हैं, तब याओ की नजर उन पर पड़ती है, तो उसे लगा कि उसे ग्रीन पीपल का ठिकाना मिल चुका है और याहू बेचैन होकर वहाँ की ओर दौड़ पड़ती है। फिर अचानक हम चलते हैं ड्रैगन्स के आतंक की ओर। कुछ लोग एक शैतानी गुफा में हवन करते दिखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि फायर ड्रैगन ने हमारे गांव को कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन वो लोग बदला लिए बिना वैसे छोड़ेंगे नहीं। अगर वो इसे नहीं रोक पाए तो उनकी क्लैन मदद के लिए जरूर आएगी। जिनमें से उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है याहू डूसी, जो मिलिट्री वालों से मदद मांगने गई है। और वही लोग अपने हथियारों और शक्तियों से ड्रैगन्स को खत्म कर सकते हैं, और जो भी इसमें उनकी मदद करेगा उसे वो लोग उसे अपने क्लैन के सबसे कीमती खजाना देंगे, जो है जादुई क्रिस्टल। याहो ने भी निकलने से पहले वादा किया है कि वो अपनी जान देकर भी मदद लेकर आएगी, जिसकी और याहो तेजी से बढ़ता नजर आती है। उसने गार्ड से अंदर जाने को कहा और अपना इंट्रोडक्शन दिया। याहो से कहानी बाहर खड़े गार्ड्स को सुनाने लगती है, लेकिन मुसीबत ये थी कि उन्हें यहाँ की भाषा समझ नहीं आती। याहो को अचानक इतामी की याद आती है। कल वो काफी अच्छे से उनकी भाषा समझ पा रहा था। याहो के गाँव में एक आदमी मिलता है जो वादा करता है कि वो याहो को मिलिट्री वालों से मिलवा सकता है, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं लगते। याहो को तो जो भी लोग मिले वो सब चोरी हैं। आखिर वो मिलिट्री वालों से कैसे मिलेगी। तभी उसकी नजर पास में पड़े पेन पर पड़ी। फिर वो सीधे एक स्टोर पर आ पहुंचती है, जहां उसने माया को जैसे ही देखा वो याओ उसकी ओर भागी चली आई और उसने पूछने लगी, आखिर तुम दूसरी दुनिया वालों भाषा कैसे समझ पा रही हो। जिसके लिए माया ने उसे किताब दी, जिससे वो भी जापानीज सीख रही सकती है। पर याओ के पास इतना टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसे मदद की सख्त जरूरत है। इसी बीच कुछ ऑफिसर स्टोर में आते हैं और याओ जैसी डार्क एल्फ को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसे सामने से बात करना चाहते थे। याओ को इतनी इमोशनल हो गई कि उसे लिपटकर रोने ही लगी। उसके चेहरे पर उम्मीद की एक मुस्कान थी, पर लिली को अपने गुरु के साथ कुछ मस्ती करते दिखाया जाता है। उसने केमिस्ट्री सीखकर अपने जादू को और स्ट्रॉन्ग बना लिया। ये देखकर तो काटो भी हैरान रह गया। लिनो को मन भी भरा नहीं था कि काटो को उस पर भरोसा है कि वो जल्दी एक नई टेक्निक खोजकर मैजिक वर्ल्ड में अपना नाम बना लेगी। इसी बीच एक ऑफिसर लिली को एक नए मेहमान के बारे में बताता है, जो कि याहो। उन सबको उसकी बातें कुछ खास समझ नहीं आती। वो जब से आई है तब से इमोशनल है। शायद लिली बात करके कुछ पता लगा पाए। लिली उसे सामने जाकर खुद को इंट्रोडक्शन देती है। इतामी ने बताया कि याहो को परेशान करने वाली आदमी को पकड़ लिया गया है, तो इससे याहो की कोई गलती नहीं। तभी याहो यहाँ आने का अपना मकसद उन दोनों को बता देती है। उसे लिली से उम्मीद है कि वो इस बात को आर्मी को समझाने में उसकी मदद करेगी, लेकिन जब इंडियंस के सामने मदद का ऑफर रखा गया तो उन्होंने सीधा हाथ खड़ा कर दिए। वो बॉर्डर के पार एल्बे में संबंध नहीं बनाना चाहते और वहाँ से आने वाले लोगों को यहाँ आना भी सख्त मना है। अगर ड्रैगन से लड़ना है तो अपने आदमियों को जान को खतरे में डालना होगा, इसलिए उन्हें दुख है कि वो मदद नहीं कर पाएंगे। सुनते कि याहो को अपने लोगों की चीखें सुनाई देती है, जो अभी भी मदद की आस लगाए हुए हैं। वापस लौटते वक्त कारागोरा ने कहा कि अगर कोई है तो तुम्हारी मदद कर सकता है, वो है इतामी, जो इस वक्त कैपिटल की ओर बढ़ रहा है। हैमिल्टन अपने लोगों के साथ उन्हें रिसीव करने आई थी और साथ में अब पीना भी थी। पीना ने अचानक इतामी के कॉलर पकड़ते हुए कहा कि उसे अपना पैकेज चाहिए। शायद वो बुक्स की बात कर रही थी, जिसे लेते ही पीना खुशी से झूम उठती है। बोजेस के साथ ही लड़कियों उन बुक्स को ट्रांसलेट करवाना चाहती है। इतामी ने उनके लिए चाय और केक्स का इंतजाम करवाया, जिसकी खुशबू ने ही उनका मन मोह लिया। लिली ने इंतजार करवाते हुए याओ को
उसके हर्बल टी अरेंज कराई जिससे उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो। लिली ने कहा, जो भी तुमने देखा वो सुना वो सब कुछ ठीक था, जिसमें तुम्हें स्वीकार करना होगा। हजामा का मना करने की खबर दिल्ली को होटल में सबको पता लग चुकी है, पर अब तक ही कुछ हो सकता है। जब तब इतामी इसमें कुछ एक्शन ले। युगा और उसके कुछ साथी आपस में कुछ प्लान कर रहे थे। वो एक लड़की को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकते। अगर हो सकता है तो खुद ही ड्रैगन्स को मारकर उसकी मदद करेंगे, जिसकी प्लानिंग उन्होंने खाते वक्त शुरू कर दी थी। ड्रैगन को चाहकर उसे ब्लास्ट करना ही एकमात्र सोल्यूशन है। लिली ने याओ को कॉप ऑफिस जाकर आराम करने की सलाह दी और वहां जाते वक्त याओ सोच रही थी कि वो मिलिट्री को मनाने के लिए और क्या कर सकती है। रास्ते में उसे रोरी मिली और अंदर चूका। जैसे उसे देखा तो वो एक और एल्फ को देखकर खुश हो गई। याओ के मन में सिर्फ इतामी का ही नाम आ रहा था, जो पीना से जापान और इंपीरियल के बीच में शांति का वादा करके वहां से चल देता है। इतामी ही वो ऑफिसर है जिसने ही मकसद को शुरू किया। उसी ने शांति के मैसेज को फैलाना शुरू किया था। एटलीशिया की जीत में भी इतामी का ही हाथ था। रास्ते में कुराता इतामी से लड़कियों के बारे में बात करने लगता है। जो लड़कियों ने उसे टोका तो कुराता उन पर चिल्ला पड़ा। इतामी बाहर देखता है कि पूरी तरह शांति स्थापित करने की उम्मीद करता है, लेकिन जो साल इंपीरियल के लिए तबाही का साल होने वाला है उसमें सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। इसी के साथ इस सीजन यही खत्म हो जाता है।